30 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है अपना माई ऑक्टोपस टीचर। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जी 85 मिनट की। डॉक्यूमेंट्री का मतलब है जी एक मूवी है, शॉर्ट मूवी फिल्म है 85 मिनट की, जो अभी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का एकेडमी अवार्ड मिला है रिसेंटली। ये किस किस के बीच में जी, मतलब क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में? इसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन बीइंग और ऑक्टोपस, जो जंगली ऑक्टोपस होता है जी, वाइल्ड ऑक्टोपस, उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है। ऑक्टोपस क्या होता है जी? ये होता है जी ऑक्टोपस, ये एक एनिमल है जी, वाइल्ड जंगली एनिमल, वाइल्ड एनिमल। ये देखो इसकी जो आर्म है ना, इसके हाथ हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 8 हैं, 8। और इसके 9 ब्रेन है। एक ब्रेन तो इसका मेन यहाँ पे जी, माइंड, मतलब इसका दिमाग, एक दिमाग यहाँ पे। और जो इसकी 8 आर्म है उसमें छोटे छोटे दिमाग है जी, इसके छोटे छोटे माइंड है, 8 माइंड है। और 1 + 8 मतलब 9 माइंड है इसके। ये जहरीला होता है जी बहुत, स्नैक की तरह, सांप जैसे काट लेता है ह्यूमन को, मर सकता है आदमी, ऐसे ये काट ले तो आदमी मर सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्री इसी के ऊपर है जी। नेटफ्लिक्स पे जी 2020 में रिलीज़ की थी। नेटफ्लिक्स आपको पता ही होगा, अमेजन की तरह एक साइट है जिस पर रिलीज़ की थी। किसने बनाई थी ये डॉक्यूमेंट्री, ये फिल्म डायरेक्ट किसने किया था? ये पीपा एयरलिच और जेम्स रीड ने। ये नाम याद ना भी रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है जी। ये डॉक्यूमेंट्री जी साउथ अफ्रीका में कैल्फ फॉरेस्ट है, उसमें ऑक्टोपस जो है, कॉमन ऑक्टोपस, उसके ऊपर बनाई गई थी। कैल्फ फॉरेस्ट क्या होते हैं जी, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। कैल्फ फॉरेस्ट हैं जी, ये जंगल होते हैं, कहाँ पे? पानी के अंदर होते हैं जी ये फॉरेस्ट। अंडर वाटर फॉरेस्ट होता है जी, पानी के अंदर। ये जो आपको घास वगैरह छोटे छोटे प्लांट्स ये दिखाई दे रहे हैं, ये पानी के अंदर हैं, वाटर के अंदर हैं जी, अंडर वाटर फॉरेस्ट बोल सकते हो आप। तो अंडर वाटर एरियाज होते हैं जी कैल्प फॉरेस्ट। और इनकी हाई डेंसिटी ऑफ कैल्प होते हैं जी, कैल्प बोलते हैं इन्हीं को, जो घास वगैरह पानी के अंदर होती है, कैल्प। ये वर्ल्ड के सभी पार्ट में अक्सर मिलते हैं, कोस्ट लाइन के पास मिलते हैं ये। जैसे जी मान लो ये इंडिया है जी अपना, तो ये कोस्ट लाइन में मिलेंगे, लेकिन ये इंडिया के कोस्ट लाइन पे नहीं, बल्कि ये मिलते हैं जी टेम्परेट और पोलर रीजन के कोस्ट लाइन पे। टेम्परेट पोलर क्या होते हैं जी, जानेंगे अभी हम। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव और डायनेमिक इकोसिस्टम होता है जी अर्थ पे। और जैसे ये कैल्प होते हैं ना जी, एंकर्ड कैल्प, इनके स्मॉल एरियाज को कैल्प बेड बोलते हैं। ये कैल्प फॉरेस्ट देखो जी टेम्परेट और पोलर कोस्टल ओशंस में मिलते हैं। देखो जी ये अपनी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है जी, इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ से दोनों साइड नॉर्थ और साउथ में 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक दोनों साइड में, नॉर्थ और साइड, उसे सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं जी, सब ट्रॉपिकल। 35 से 60 डिग्री तक बोलते हैं जी टेम्परेट जोन, इसे बोलते हैं टेम्परेट। ये टेम्परेट की स्पेलिंग है जी, टेम्परेट, ये टेम्परेट जोन। और 35 से 60 तक टेम्परेट, और 60 डिग्री से 90 डिग्री तक इसे बोलते हैं जी पोलर जोन। तो ये पोलर और टेम्परेट जोन में जितने भी कंट्रीज हैं उनकी कोस्ट लाइन के पास मिलते हैं, क्योंकि समुद्र में मिलते हैं ये तो। और ये एक एल्गी बनाते हैं जी, ब्राउन एल्गी, इनके एल्गी सीड होते हैं जी, ब्राउन एल्गी सीड, उनसे एक एल्गी बनती है जिसका नाम है लमीना, ये लमीनेरियल्स। ये इमेज में देख सकते हो जी आप, ये है लमीनेरियल्स एल्गी, ब्राउन टाइप की होती है, थोड़ी ब्राउन दिखती है ये। नेक्स्ट है जी अपना टॉपिक कोविन। कोविन एक प्लेटफॉर्म है जी जो कोविड-19 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जा रहा है, वैक्सीन के लिए। ये इम्प्लीमेंट है जी, ये मतलब इम्प्लीमेंट करेगा क्या इसमें जी, जो आईटी बेस्ड सॉल्यूशन है, एक मतलब एक वेबसाइट है जी, ये मतलब ये समझ लो आप कोविन। इसमें क्या होगा, जो कोविड-19 की वैक्सीन को देने के लिए जो प्लानिंग हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इसका लागू, मॉनिटरिंग की जाएगी, इसके थ्रू इवैल्यूएशन की जाएगा, इस कोविन प्लेटफॉर्म पे ये सब किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्लेटफॉर्म है जी कोविन। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है पाइथन 5। पाइथन 5 क्या है जी? पाइथन 5 डीआरडीओ ने डेवलप की है जी। क्या है ये? एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर का मतलब है जी जैसे किसी एयरक्राफ्ट में रख के, एयर में एयरक्राफ्ट है जी, हवाई जहाज है जो, वो तो एयर में उड़ेगा ना, एयर में से ही, और एयर में ही किसी का कोई मान लो जी किसी का एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करना है, उस पर मिसाइल दागनी है, तो एयर टू एयर ही मार करेगी ये, हवा में ही मार करेगी जी। ये देखो आप, ये अपना तेजस है जी, तेजस एयरक्राफ्ट, इसमें लगा के ये मिसाइल आगे दिखाई दे रही है ना, ये है पाइथन 5 मिसाइल। यहाँ पे इस पे लगा के जी यहीं से एयर से मार करेंगे, और यहाँ पे मान लो कोई हेलीकॉप्टर वगैरह या एयरक्राफ्ट घूम रहा है दुश्मन देश का, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है ये पाइथन 5। ये जी एयर टू एयर मिसाइल देख लिया हमने। एक इसराइल के वीपन्स है जी, मैन्युफैक्चर करता है इसराइल, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, उससे मेल खाता है जी ये अपना पाइथन 5, मतलब उसी की फैमिली का है ये पाइथन 5।
ये एनिमी एयरक्राफ्ट को जी शॉर्ट रेंज पे डिस्ट्रॉय कर सकता है और बियॉन्ड विजुअल रेंज पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब है जी? बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है जी 37 किलोमीटर से दूर, जो भी डिस्टेंस 37 किलोमीटर से दूर होगी उसे बोलेंगे बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना महाराष्ट्र 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। नॉर्म का मतलब होता है जी रूल्स, नियम। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, जो महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी है जी, उनके लिए एक नियम है कि उनके 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया, एक वुमन ऑफिसर थी महाराष्ट्र के प्रिजन डिपार्टमेंट में, मतलब जो कैदी होते हैं ना जेल में, जेल डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थी जी, वुमन ऑफिसर। इंक्वायरी के बाद ये पाया गया कि उन्होंने ये नॉर्म को वायलेट किया, उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र के जो सिविल सर्विस रूल्स हैं जी, ये डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स, इनका उल्लंघन किया, वायलेशन, क्योंकि इस महिला के 3 बच्चे हैं और ये फिर भी सरकारी कर्मचारी है, तो इनको अभी डिसमिस कर दिया जी, इन्हें निकाल दिया नौकरी से, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये रूल्स क्या हैं जी? देखो 2005 में महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र सिविल सर्विस डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स बनाए, नियम बनाए जी। इसमें कहा स्मॉल फैमिली का मतलब है जी हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे, मतलब वो 2 बच्चे ही बना सकते हैं, अपनी लाइफ में पैदा कर सकते हैं। हाँ, इसमें जी अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है। अडॉप्ट आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन आप बायोलॉजिकली 2 ही बच्चे पैदा करोगे। तो ये पर्सन अगर 2 बच्चे से ज़्यादा है जी किसी महाराष्ट्र के एम्प्लॉय के, तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती जी, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती उसे। तो ये टू चाइल्ड चिल्ड्रन का जो नॉर्म है 2005 के बाद से लागू होता है। 2005 के बाद से अगर 2005 के बाद से अगर 2 बच्चे से ज़्यादा आप पैदा करते हो तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकते महाराष्ट्र में। 2005 से पहले आपके चाहे कितने बच्चे हैं, 10 12 15 बच्चे कितने भी हैं, तो आप एम्प्लॉय बन सकते हो। हाँ, इस डेफिनेशन में जी चाइल्ड के में अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं आते, जो आपने गोद लिए हैं बच्चे, चाहे गोद कितने ले लो आप, 10 15 20 50 कितने बच्चे, वो नहीं आएंगे, सिर्फ आपके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन आएंगे। देखो जी महाराष्ट्र का जो ये लॉ है 2 चिल्ड्रन पॉलिसी का, इस तरह के लॉ और भी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं। जैसे 2019 में जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा और उत्तराखंड, असम, इन गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किए हैं ऐसे रूल। तो यही है जिसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 217 कॉन्स्टिट्यूशन का, भी न्यूज़ में है। कल हमने 233 नंबर का आर्टिकल पढ़ा था, वो किस लिए था? एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में एक्टिंग जज अपॉइंट करने का। वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं जी एक्टिंग जज भी। और ये है जी एडिशनल जज या हाई कोर्ट में जी जो जज की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 217 के अंतर्गत, इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जी। किसको करते हैं? हाई कोर्ट के जजेस को। अभी किस लिए न्यूज में है? क्योंकि विमल एस कपूर को, जस्टिस को 36 हाई कोर्ट का एडिशनल जज अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने, इसलिए न्यूज़ में है। ये क्या कहता है जी आर्टिकल 217, इसका क्लाउज 1 कहता है कि अपॉइंटमेंट और उनकी कंडीशन, हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट और कंडीशन इसमें दी गई है जी। कैसे अपॉइंट होता है? हाई कोर्ट के हर एक जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं जी, अंडर हिज वारंट, अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका क्या मतलब है जी? बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब साइन कर देते हैं, सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षर। इसी का ये मतलब है कि वो जज अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन जज अपॉइंट करने से पहले जी प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, किसी से कंसल्ट करते हैं जी। कंसल्टेशन का मतलब है सहमति लेते हैं। किस किस की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उस स्टेट के गवर्नर की, जहाँ पे जिस हाई कोर्ट में मान लो अपॉइंट करना है जी जजेस को, तो उसके गवर्नर से भी कंसल्ट करेंगे। और अगर मान लो जी चीफ जस्टिस कर दिया हाई कोर्ट के अपॉइंट, और चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज अपॉइंट करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, तो फिर चीफ जस्टिस से भी लेंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। मान लो जी, जैसे मान लो आप एमपी के जज, हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करना है, अगर मान लो इसके चीफ जस्टिस अपॉइंट करने हैं, तो ठीक है, किस किस से कंसल्टेशन लेंगे? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर से। और अगर मान लो जी ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करती है, इसके अलावा और जज अपॉइंट करने हैं हाई कोर्ट में एमपी में, तो हाई कोर्ट, एमपी का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी कंसल्टेशन लेंगे। समझ गए? तो इनका अपॉइंटमेंट होता है जी। जो एक्टिंग जज हैं, जैसे एडिशनल जज हैं, इनके भी प्रोविज़न दिए गए हैं, आर्टिकल 224 में भी दिए गए हैं। इसमें जी जो ये 62 ईयर तक काम करते हैं जी, मतलब 62 ईयर के बाद रिटायर हो जाते हैं। अगर मान लो उससे पहले भी वो छोड़ सकते हैं जी अपना हाई कोर्ट के जज की पोस्ट छोड़ सकते हैं। किस केस में? अगर मान लो वो प्रेसिडेंट को रिजाइन दे दें, तो हाई कोर्ट का जज रिजाइन किसको देता है जी? प्रेसिडेंट को। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल 124 है जी, उसके क्लाउज 4 में ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जज को हटा भी जा सकता है जी, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। वो जज इंक्वायरी एक्ट है जी, एक जज इंक्वायरी एक्ट, उसमें सारा प्रोसीजर लिखा है। 1968 का प्रोसीजर मतलब एक्ट है। इस एक्ट में सारा लिखा हुआ है कि कैसे जज को रिमूव किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को।
तो उसके अगर रिमूव कर दे तो जिसे इसकी पोस्ट है वैकेंट हो सकती है। नेक्स्ट, कैसे वैकेंट हो सकती है जी इनकी सीट? नेक्स्ट हो सकती है जी, अगर मान लो कोई भी ऑफिस ऑफ जज है जी, वो वैकेंट हो सकता है अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दें उसे दूसरे हाई कोर्ट में। मान लो जी अभी एमपी में ये जज अपॉइंट किया था, अगर इसको ट्रांसफ़र कर दें कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में ट्रांसफ़र कर दें, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दें, समझे, या फिर महाराष्ट्र का हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दें इसे, तो भी तो वैकेंट हो जाएगी इसकी पोस्ट। तो ये कुछ प्रोसीजर थे जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना पार्लियामेंट्री कमेटी, अभी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है जी? कुछ एमपी हैं जी, सांसद, किसके? पार्लियामेंट के ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, इनको रिक्वेस्ट किए, इनसे कहा कि भाई साहब आप पार्लियामेंट की जो पैनल है उनकी मीटिंग कराइए वर्चुअली, मतलब इंटरनेट के थ्रू कराइए, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी मीटिंग नहीं हो पा रही है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री पैनल। बैकग्राउंड क्या है जी? देखो कोविड-19 की वजह से मीटिंग नहीं हो पा रही, यही था बैकग्राउंड। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो जी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जैसे भी मान लो कोई बिल वगैरह पास किया है तो बिल की स्क्रूटनी करने के लिए, उसे मतलब देखने के लिए कि बिल सही है या इसमें कोई कमी है या कुछ और अमेंडमेंट सुधार किया जा सकता है, तो कुछ कमेटियों को सौंप देते हैं जी, कुछ कमेटीज़ होती हैं, कमेटीज़ को दे देते हैं। वो कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलकर ही बनती है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से सदस्य ले ली जाते हैं इनसे, और 4, 5, 10 सदस्य या 31, 30 कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जी मेंबर, वो मिलके कमेटी बना लेते हैं और फिर उस बिल की स्क्रूटनी करते हैं, मतलब जांच करते हैं जी उसकी। तो इस तरह से हेल्प करती हैं जी पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट के पास टाइम बहुत कम होता है जी, क्योंकि सारे बिल वगैरह, कुछ मान लो कोई भी रूल वगैरह को डिस्कस करना है तो सबको नहीं किया जा सकता ना, तो ये काम पार्लियामेंट्री कमेटी करके देती हैं। अब इसमें जी पार्लियामेंट्री कमेटी है जी, जो अपॉइंट कौन करता है जी इनको? देखो इनके जो मेंबर होते हैं ना, अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, स्पीकर करता है जी या चेयरमैन हाउस में। अगर राज्यसभा में कमेटी बनानी है तो चेयरमैन, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन, और लोकसभा में करना है तो लोकसभा के चेयरमैन यानी मतलब लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष उस लोकसभा के, वो करते हैं। और अपनी रिपोर्ट किसको देती है जी ये कमेटी? रिपोर्ट या तो स्पीकर या चेयरमैन को जी, हाउस के मतलब जो भी अध्यक्ष है, चेयरमैन या स्पीकर, लोकसभा में तो स्पीकर को और राज्यसभा में तो चेयरमैन को, या फिर हाउस को ही दे देंगे जी, या फिर सेक्रेटेरिएट होते हैं जी हाउस के, उनको दे देंगे ये कमेटी अपनी रिपोर्ट। ये दो तरह की कमेटी होती है जी पार्लियामेंट्री कमेटी, टू काइंड की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो स्टैंडिंग कमेटी और एक अडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होती हैं जी ये एवरी ईयर, मतलब ये इलेक्टेड होते हैं जी, अपॉइंट होती हैं, लगभग 1 साल के लिए ये काम करती हैं जी एवरी ईयर। और जो अडहॉक होती हैं जी, अडहॉक कमेटी, ये होती है जी टेम्परेरी बेसिस पे, मतलब कुछ समय के लिए होती हैं। जैसे मान लो जी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था फार्मर बिल पे, तो फार्मर बिल के लिए एक कमेटी बना दीजिए। जब मान लो जी इसने 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने में इसका काम खत्म हो गया, मतलब इसने फार्मर बिल में क्या होना चाहिए जी बदलाव, ये इसने बता दिया, तो इसकी काम पूरा हो गया, तो अडहॉक कमेटी फिर डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर समय के लिए काम करती है जी बस, तो ये टेम्परेरी बेसिस पे होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जी कोई इसके लिए, पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए? जी हाँ बिल्कुल है। आर्टिकल 105 बोलता है कि ये प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है, पार्लियामेंट्री मेंबर के प्रिविलेजेस के बारे में। आर्टिकल 118 बोलता है कि पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक द रूल्स रिलेटिंग टू प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये मतलब पावर देता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 118 क्या कहता है ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो पार्लियामेंट में बिजनेस कैसे चलना चाहिए, कैसे कंडक्ट होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए, इसके लिए रूल बना सकती है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। इनकी कंपोजिशन क्या होती है जी? जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, ये डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडर्ड कमेटी होती है जी। देखो अंटिल 13 लोकसभा, मतलब 13वीं लोकसभा तब तक थी, तब तक इस डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के 45 मेंबर हुआ करते थे, 45 मेंबर। 30 मेंबर नॉमिनेटेड होते थे लोकसभा में और राज्यसभा से आते थे 15 मेंबर, तो टोटल 45 मेंबर हुआ करते थे इन स्टैंडिंग कमेटी के 13th लोकसभा तक। लेकिन अभी कौन सी लोकसभा चल रही है जी? 17th लोकसभा चल रही है, मतलब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे ना 2019 में, तो कौन सी लोकसभा इलेक्ट हुई थी, लोकसभा आई थी चुन के? 17th, 17वीं, हमारे इंडिपेंडेंस से जब से इलेक्शन होने लगे 1951 से 52 के बीच में, तो ये 17th लोकसभा में। लेकिन अब जो है जी फिलहाल 2004 से, ये 2013 लोकसभा के इलेक्शन थे, इलेक्शन मतलब 13th लोकसभा तक थे 45 मेंबर, लेकिन 2004 से अब इसके जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है उनके मेंबर होते हैं जी 31 मेंबर। उनमें से 21 मेंबर लोकसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं। जो लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं जी लोकसभा के मेंबर, उन्हें स्पीकर करते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं जी
राज्यसभा के मेंबर 10 मेंबर। तो इस तरह से 31 मेंबर होते हैं जी इनके। 31st मेंबर जो डिपार्टमेंटरी रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती हैं। इनका मैक्सिमम जो पीरियड होता है जी अपॉइंटमेंट का मेंबर का वो 1 ईयर होता है जी। फिर दोबारा से इनको एवरी ईयर रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है, मतलब दोबारा ये कमेटी बनाई जाती है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। अब कुछ फाइनेंशियल कमेटी होती हैं जी। फाइनेंशियल 3 तरह की होती हैं जी ये फाइनेंशियल कमेटी। एक तो होती है जी एस्टिमेटेड कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी बोल सकते हो आप। एक होती है जी पब्लिक अकाउंट कमेटी, और एक होती है जी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो एस्टिमेट कमेटी होती है जी उसमें 30 मेंबर होते हैं जी, 30 मेंबर। ये सारे के सारे लोकसभा से नॉमिनेटेड होते हैं जी। इन्हें कौन करता है जी? ये स्पीकर इनके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं इस कमेटी के, एस्टिमेट कमेटी के, क्योंकि सारे मेंबर लोकसभा से ही होते हैं 30 मेंबर। एक होती है जी पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ जी लेक्चर में, स्पेशल लेक्चर लिया हुआ आपने देखा होगा। तो इसमें 22 मेंबर होते हैं जी। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है जी, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है जी उसमें रिपोर्ट वगैरह उनकी स्क्रूटनी करती है ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके भी 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से इलेक्ट होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से इलेक्ट होते हैं जी। तो ये था जी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में। चलते हैं नेक्स्ट है जी अपना व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। स्क्रैपेज का मतलब होता है जी डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना। व्हीकल को नष्ट करने की पॉलिसी है जी ये। अभी न्यूज में इसलिए है, एक क्राइसिल रिसर्च एक एनालिसिस है जी, मतलब एक तरह से ये मान लो जी एक इंस्टीट्यूट है, रेटिंग एजेंसी है, ये रिसर्च वगैरह करती है जी इकोनॉमी इंडस्ट्री पे कि इकोनॉमी कैसी काम कर रही है, सही काम कर रही है, ग्रोथ कर रही है या उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, या फिर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कंपनीज़ के बारे में रिसर्च करती रहती है। ये जो है इंस्टीट्यूट एक तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्राइसिल रिसर्च। इसने अभी रिपोर्ट दी है जी अपनी, उसने कहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्क्रैपेज पॉलिसी है ये कुछ ज़्यादा काम नहीं करेगी, ये फेल हो जाएगी जी। मतलब ये बस पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर के लिए चलाई गई थी जी, इनको स्क्रैप करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, ये पॉलिसी ये थी जी कि मान लो जो 15 साल और 20 साल से पुराने व्हीकल हैं उनको कबाड़ में बेच के नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, धुआं ज़्यादा निकलता है। लेकिन इस रिसर्च जो क्राइसिल रिसर्च है इसने कहा जी इसके कुछ ही लिमिटेड इसके इम्पैक्ट होंगे जी। इशू क्या है जी इसकी न्यू पॉलिसी? इशू ये है, इसने कहा है क्राइसिल रिसर्च ने कि एक तो ये है जी लिमिटेड इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। मतलब इंसेंटिव का मतलब प्रॉफिट। मान लो जी जो अपना गाड़ी कार वगैरह व्हीकल स्क्रैप करना चाहेगा, नष्ट करना चाहेगा, उसे कम पैसे देती है जी, समझे। और उनको जी इकोनॉमिक कॉस्ट है जी जो वो भी बहुत ही कम होती है, पुअर होती है ट्रक्स के लिए जो इंसेंटिव दिया जाता है। नेक्स्ट है जी इसमें लैक ऑफ एड्रेसेबल वॉल्यूम्स ऑफ द सेगमेंट्स। नेक्स्ट है जी 15 ईयर्स के लिए जो 15 ईयर ओल्ड मान लो व्हीकल हैं जी उनके लिए जो एंट्री लेवल पे स्मॉल कार की जो बेनिफिट दिए जाते हैं। मान लो जी कोई कार है 15 साल पुरानी और उसको नष्ट करना है, उसको नष्ट करने में जी 70,000 रुपये उसको दिए जा रहे हैं बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर वो अपना व्हीकल सेल करे, रीसेल कर दे, बेच दे किसी को, तो 95,000 तक उसे मिल सकते हैं। तो एक तरह से ये स्क्रैपिंग पॉलिसी है अनएट्रैक्टिव है। मतलब कौन चाहेगा जी 70,000 रुपये ले अपने कबाड़ में बेच के, कौन चाहेगा? उसे रीसेल नहीं कर देगा 95,000 रुपीज़ में। तो ये इसलिए जी ये इसके कुछ कमियाँ हैं इस पॉलिसी की। नीड ऑफ द आवर क्या जी? नीड ऑफ द आवर का मतलब है ज़रूरत क्या जी। अभी देखो जी एक कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए एंड ऑफ द लाइफ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए, मतलब व्हीकल्स को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए जी अगर ये अच्छे से स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू नहीं होगी तो BS जो 6 नॉर्म है व्हीकल्स के लिए हमने अडॉप्ट किए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। BS 6 नॉर्म क्या जी? BS 6 नॉर्म है ये जी ऐसे नियम है कुछ जो अब हमारी कंट्री में जो नए व्हीकल बनेंगे जी, कार गाड़ियाँ, मतलब आपके ट्रक वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह, ये जो व्हीकल बनेंगे जी जितने, वो BS 6 नॉर्म से कंप्लाई होने चाहिए। मतलब ये जी इनमें जो BS 6 नॉर्म को नियम को मानेंगे जी उनसे पॉल्यूशन कम होगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है ना आपके साइलेंसर से, गाड़ियों के साइलेंसर से धुआं निकलता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। जो नए व्हीकल होंगे जी BS 6 के थ्रू बनेंगे उनसे सल्फर डाइऑक्साइड कम होगा जी, कम इमिशन होगा, इसका कम निकलेगा इनसे, तो पॉल्यूशन लेवल कम रहेगा, समझे। तो ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी थी क्या? ये देखो जी ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिससे अगर मान लो फिटनेस देखी जाती थी जी व्हीकल की, जैसे किसी व्हीकल को, किसी गाड़ी को जी 15 साल हो गए, समझे। अगर कोई प्राइवेट व्हीकल है, आपके खुद की कार गाड़ी है जी आपके घर की, उसके लिए 20 साल है। और अगर कॉमर्शियल व्हीकल है, कॉमर्शियल व्हीकल का जी आप किसी में मान लो जी आप बिजनेस में यूज करते हो जी उसको, ट्रक, आपकी ट्रक हैं, गाड़ी हैं, लारीज हैं जी, कार हैं, या कोई भी बड़े व्हीकल हैं जी, उनको आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो, उन्हें बोलते हैं कॉमर्शियल व्हीकल। ऐसे व्हीकल हैं जी उनके लिए 15 साल है और अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए 20 ईयर। तो ये एज है जी इसकी।
व्हीकल की, अगर 20 साल के बाद अब दोबारा आपको रजिस्टर कराना पड़ता है जी अथॉरिटी के पास, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाके ये कहना पड़ता है कि हमें दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना है इस व्हीकल्स का। तो दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना तो उसकी फ़ीस लगती है जी चार्ज। तो इसकी फ़ीस जी क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि इसको दोबारा से फिटनेस देखी जाए, देखा जाता है ये ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं फैला रही है, ये 20 साल हो गए इस कार को, तो तभी आपको री रजिस्टर किया जाता है, दोबारा से सर्टिफिकेशन दिया जाता है, समझे। अगर वो फिट नहीं है व्हीकल तो उसे स्क्रैप के लिए भेज दिया जाता है। तो इसके लिए जी डिसइंसेंटिव दिया जाता है कि जी अगर मान लो आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो दोबारा से री रजिस्ट्रेशन, तो उसमें गवर्नमेंट ने फ़ीस बढ़ा दी। 15 साल किसके लिए, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए, और प्राइवेट के लिए 20 ईयर। आप दोबारा से री रजिस्टर कराओगे अपने व्हीकल को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीस देनी पड़े, ऐसी फ़ीस बढ़ा दी ताकि आप उसे स्क्रैप ही कराओ। जैसे मान लो आप रजिस्टर कराने गए जी कार को 20 साल हो गए, अब ये अगर मार्केट में बेचने जाओगे इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा जी आपको देगा कोई 1 लाख रुपये। मान लो जी आपने 15 लाख की खरीदी थी, लेकिन अगर आपको जी री रजिस्टर कराना पड़े तो इसकी फ़ीस मान लो गवर्नमेंट ने रख दी कितनी, 75,000 या 80,000 रख दी। तो आप क्यों करना चाहोगे, आप चाहोगे कि अरे यार 1 लाख रुपए की है, बेच दो, इसे कबाड़ में बेच दो। तो इसलिए इंसेंटिव किया है गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को बना के। नेक्स्ट जी अगर मान लो कोई पुरानी गाड़ी है जी, कार है, उसको कबाड़ में बेच दे, स्क्रैप करा दे, तो उस नई गाड़ी खरीदे जी फिर उसके बाद, तो उसको जी कुछ बेनिफिट दिए टैक्स में। जो रोड टैक्स लगता है ना, जब आप कार व गाड़ी खरीदते हो तो रोड टैक्स लगता है, जितनी कीमत की खरीदते हो, मान लो 10 लाख रुपए की कार खरीदी, उसमें रोड टैक्स भी होता है। तो उसमें कुछ ऑफर किया जी, रिबेट दिया है, कुछ माफ़ी कर दिया कि 25% तक हम रोड टैक्स कम लेंगे अगर कोई नया व्हीकल खरीदेगा। और अगर कोई पर्सनल व्हीकल खरीदेगा तो जब है जी ये मान लो जी कोई स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस दिया है कि 15 ईयर पर्सनल व्हीकल के लिए, मतलब 25% पर्सनल व्हीकल के लिए और 15% कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ये रोड टैक्स कम लिया जाएगा। तो ये था जी इसमें स्क्रैप पॉलिसी में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये क्या है जी, देखो एक स्कीम है जी ये गवर्नमेंट की। इस फंड में मतलब जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये फंड बनाया गया था, इसमें मनी प्रोवाइड की थी जी गवर्नमेंट ने, लगभग 8,000 करोड़ रुपए दे के ये फंड बनाया था गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था जी ये पैसा, जितना भी मनी है इसमें 8,000 करोड़ इसलिए दिया था ताकि एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, स्टोरेज हाउस बनाए जाएं या रोड बनाए जाएं जी रूरल एरियाज़ में, ताकि किसान को जी अनाज मंडी तक ले जाने में अच्छी फैसिलिटी हो। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ये फंड बनाया गया था। 8,000 करोड़ का ये फंड बनाया था, लेकिन रिक्वेस्ट कितनी आ गई जी, 8,665 लोगों ने रिक्वेस्ट डाली और उन्होंने कितना लोन मांगा, 8,216 करोड़ का। और इसमें पैसा कितना था जी फंड में, 8,000 करोड़ का, मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दिया। इसलिए न्यूज़ में है जी कितना मांगा जी, एक जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उन्होंने 58% लोन की जो पिटीशन आई थी इनकी आई थी। एग्री जो इंटरप्रेन्योर्स हैं जी, मतलब जो बिजनेस करते हैं जी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, बिजनेसमैन है, उनकी 24% उन्होंने इस पर लोन लेने की रिक्वेस्ट डाली। और जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं जी, किसान हैं, उन्होंने 13% जो इनमें से लोन लिया था इन्होंने रिक्वेस्ट डाली। अब ये स्कीम क्या जी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, ये जी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा मनी प्रोवाइड करती है जिस स्कीम के लिए। और एक होती है जी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड, उसमें जी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पैसा देती हैं और दोनों ही इंप्लीमेंट करती हैं जी, लागू करती हैं। लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देती है जी और इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए उधार देती है जी, जो भी मान लो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहे, मतलब स्टोरेज हाउस जी। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है फसल काटने के बाद, जो किसानों की फसल होती है उसे काटने के बाद, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे मान लो स्टोर हाउस की ज़रूरत होती है, आपको अपने गेहूं को, राइस को, वीट को स्टोर करने के लिए हाउस चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, उसके लिए लोन दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए। और ये इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा जी और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है जी, जानेंगे अभी। ये स्कीम 10 साल के लिए लॉन्च की है जी, 2020 से 2029 तक ये स्कीम चलेगी जी। इसमें इस स्कीम के अंडर जी 1 लाख करोड़ रुपए दिया जी, किसने, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, किसके लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कहाँ पे, किसानों के लिए। और उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 3% का पर एनम। ये इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है जी, जैसे मान लो जी किसी आदमी ने लोन लिया, ए पर्सन ने,
इसने लोन लिया जी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इसने लोन लिया, तो इसे मान लो जी लोन दिया 7% पे कि आपको एनुअली हर साल 7% का ब्याज देना पड़ेगा जितना आपने लिया है। मान लो इसने 2 करोड़ रुपए लिए तो इसे देना पड़ेगा 7% ये। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर मान लो आप टाइम टाइम पे अपना लोन चुकाओगे और इंटरेस्ट दोगे तो आपको हम हर साल 3% का सबवेंशन देंगे, यानी कि 3% ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी इसका, समझे। इसे 4% ही देना पड़ेगा ब्याज ए पर्सन को जिसने लोन लिया है, बाकी का 3% सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी। ये है इंटरेस्ट सबवेंशन। और ये जो फैसिलिटी है ना, ये सिर्फ 2 करोड़ तक के लोन तक है। अगर आप 2 करोड़ तक का लोन लेते हो तभी आपको 3% का सबवेंशन दिया जाएगा, गवर्नमेंट सहायता देगी जी 3% की। लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा लोन लेते हो तो फिर नहीं है भाई साहब, फिर आप खुद दो लोन, समझे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है जी बेनिफिशियरी की, मतलब कौन कौन लोन ले सकता है। फार्मर ले सकता है जी, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ले सकती हैं। ये एफपीओ क्या है जी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ फार्मर मिलके जी एक कोऑपरेटिव की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, वो ये एफपीओ। कुछ पैक है जी, पैक हमने ऊपर पढ़ा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होते हैं जी, या मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ मिलके जी लोग सोसाइटी वगैरह बना लेते हैं, यही है ये सब, कुछ और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। एग्री इंटरप्रीन्योर्स जो उद्योगपति होते हैं जी, एग्रीकल्चर में चलाना चाहते हैं, या स्टार्टअप कोई कंपनी है जी स्टार्टिंग की वो, या सेंट्रल स्टेट एजेंसी या लोकल बॉडीज़ कोई भी एलिजिबल है जी इसके लोन लेने के लिए। या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जी, वो भी ले सकता है जी। इंटरेस्ट सबवेंशन हमने पढ़ लिया जी, 3% का सबवेंशन दिया जाएगा पर एनम अगर 2 करोड़ तक का कोई लोन लेता है, समझे। और इसकी जो सबवेंशन की मैक्सिमम लिमिट है जी, वो पीरियड है वो 7 ईयर है, 7 साल तक आपको 3% का सबवेंशन मिलेगा 2 करोड़ पर। क्रेडिट गारंटी क्या दी गई है जी इसमें, क्रेडिट गारंटी का मतलब है जी लोन की कोई गारंटी दी गई है, हाँ जी बिल्कुल है, बोरोर्स के लिए एलिजिबल है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ये एक फंड है जी, ट्रस्ट है, इसके अंतर्गत ये क्रेडिट गारंटी की फैसिलिटी दी जाती है। जो लोन लेता है 2 करोड़ तक, 2 करोड़ तक लोन लेगा जी, उसे क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाता है इस फंड के अंदर, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए। ये फ़ी है जी कवरेज, ये गवर्नमेंट पे करती है, आपको पता है जी फ़ी कवरेज, ये हमने पढ़ ही लिया। इन केस ऑफ एफपीओ, मान लो जी कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो क्रेडिट गारंटी अवेल करना चाहता है, फैसिलिटी अवेल करना चाहता है क्रेडिट गारंटी की, तो वो क्या है जी, ये इस स्कीम के अंतर्गत लेगा। एक एफपीओ के लिए अलग स्कीम है, एफपीओ प्रमोशन स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फैमिली, मतलब फार्मर्स वेलफेयर। ये डिपार्टमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है जी, इंप्लीमेंट करता है एफपीओ प्रमोशन स्कीम को। इसके अंतर्गत एफपीओ, कोई एफपीओ जी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्रेडिट गारंटी की फैसिलिटी दी जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। अब इस स्कीम का जी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, देखो जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए किया जाता है, ऑनलाइन सिस्टम होता है जी। ये इसका मॉनिटरिंग की जाती है कि किस किस को फंड कितना मिला है, किस किस को कितनी फैसिलिटी अवेल की गई है। ये जी नेशनल लेवल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी होंगी जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगी और इफेक्टिव फीडबैक देंगी। फीडबैक का मतलब ये जी, ये जो स्कीम लागू हो रही है अच्छे से, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कृषि के लिए वो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, इनका फीडबैक देंगे जी। इतना ही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी अपना आदित्य L1 स्पोर्ट्स सेल। देखो जी आदित्य L1 एक मिशन है जो सोलर मिशन है, यानी कि सूरज पे भेजा जा रहा है, इसरो भेज रहा है जी इसको। हमारी स्पेस एजेंसी है इंडिया की, इसरो जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है, ये भी एक सैटेलाइट है जी आदित्य L1। इसके बारे में डिटेल से हमने लेक्चर लिया हुआ जी, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सिंपल CSC पे जाके, सिंपल CSC पे क्लिक करो, वहाँ पे साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो लेक्चर, बहुत डिटेल से हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसमें, बहुत ही ब्रीफली। अभी न्यूज़ में इसलिए जी एक स्पोर्ट्स सेल बनाया है आदित्य L1 के लिए। स्पोर्ट्स सेल का मतलब जी एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाया है, जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना इस पे आदित्य L1 में। ये 2022 में भेजा जाएगा जी मिशन, सूरज पे, सन पे भेजा जाएगा ये मिशन सैटेलाइट। तो इसके लिए जी एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर बना दिया, जो भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए डेटा एक जगह पे ही उपलब्ध हो। तो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन, स्पेस मिशन है जी ये आदित्य L1, और सिंगल वेब बेस्ड इंटरफेस ये बनाया गया जी, ये जो अभी बनाया आदित्य L1 स्पोर्ट्स सिस्टम। ये जी जॉइंट इफर्ट है किस किस का, इसरो का और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, इसरो और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे मिलके बनाया जी स्पोर्ट्स सेंटर। इसमें जी हर एक जो साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहता है डेटा की, हर एक इंडिविजुअल के लिए जी इंटरेस्टेड है जो इस पर
परफॉर्म कर सकता है जी, साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, डेटा की एनालिसिस कर सकता है स्पोर्ट्स सेल सेंटर पे। अब ये क्या जी, आदित्य L1 ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखो जी, ये सन पे ऐसा कुछ मिशन जाएगा, दिखाई दे रहा जो आपको, ये सैटेलाइट भेजा जाएगा सन के अराउंड। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन होगा जी, इंडिया का फर्स्ट होगा, पहला। इससे पहले नासा भी भेज चुका जी सोलर पार्कर सोलर मिशन, हमने पढ़ा था जी इसे भी करंट अफेयर सेशन में। तो लेकिन इंडिया का ये फर्स्ट मिशन होगा जी जो सूरज पे भेजा जाएगा। और जो रॉकेट यूज किया जाएगा जी इस सैटेलाइट को भेजने के लिए, उसका नाम है PSLV XL, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL। इसमें जी 7 पेलोड इंस्ट्रूमेंट भेजे जाएंगे इसमें, इसके साथ। और ये स्टडी करेगा जी सन की कोरोना का, कोरोना ये कोरोना वायरस नहीं है जी, ये लेयर है सन की, जो सन है जी उसमें लेयर है। डिटेल में आपको देखना थी, अगर डिटेल में आपको देखना है तो प्लीज़ आप देखिए आदित्य L1 पे साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में लेक्चर है जी। ये स्टडी करेगा सन की कोरोना को, लेयर है जी सर की कोरोना बाहर सबसे आउटर लेयर है सन की, ये कोरोना लेयर, उसको स्टडी करेगा। सोलर इमिशन को स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा, सोलर विंड को, फ्लेयर को, और CME को जी, कोरोनल मास इजेक्शन को। इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे जी, क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी जी इस मिशन के, फ़ायदा क्या होंगे लेंगे। देखो जी, इससे क्या मिलेगा, जो सोलर स्टॉर्म ओरिजिन होते हैं जी सोलर से, मतलब सन से, उसको स्टडी करेंगे। और अर्थ और सन के बीच में जी जो भी स्पेस है उस पर स्टडी हो सकेगी जी इस मिशन से। पोजीशन क्या होगी जी, सैटेलाइट को कहाँ पे रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा जी L1 में। L1 इसी के लिए नाम है, L1 है जी लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट 1। ये ऐसे 5 पॉइंट हैं जी स्पेस में, 5 पॉइंट ऐसे हैं जी, जैसे ये सन है और ये अर्थ है जी, अर्थ और सन के बीच में या इसके अराउंड जी ऐसे 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 4 5, ऐसे 5। ये L1 पे रखा जाएगा ये सैटेलाइट। L1 ऐसा पॉइंट है जी जहाँ पे न्यूट्रल हो जाती है जी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। जैसे आप बॉल ऊपर फेंकते हो जी, फिर दोबारा से अर्थ पे आके गिर जाती है, उसे कौन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन ये पॉइंट स्पेस में ऐसे होंगे जहाँ पे ना अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी ना सन की, किसी भी तरफ नहीं जा सकेगा, एक जगह पे रुका रहेगा ये। तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट का ही जी हेलो ऑर्बिट है, उसके पे रखा जाएगा ये सैटेलाइट जो आदित्य L1 है, इसलिए L1 इसका नाम रखा गया है। डिटेल में आपको देखना तो लेक्चर देखिए जी साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके। अब इस जो सन और सोलर विंड की स्टडी होगी जी, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या फ़ायदा है इससे। देखो जी, फ़ायदा ये है, हम सन पे क्यों भेज रहे हैं इसको, क्योंकि सन ओनली स्टार है हमारा जिस पे स्टडी कर सकते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज है, हमारे सबसे ज़्यादा समीप है अर्थ के, इसलिए सन पे भेजा जा रहा है। तो इससे जी स्टार का कैसे ओरिजिन वगैरह होता है और यूनिवर्स में जी स्टार के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जी हमें। और क्या पता चलेगा जी इससे पता चलेगा जी, क्योंकि सन आपको पता है लाइट का इकलौता सोर्स है जी हमारी अर्थ पे, और इससे जी हीट मिलती है और जिससे लाइफ सर्वाइव होती है अर्थ पे। सो एनर्जी का सोर्स सन है। तो इससे जी अर्थ के बारे में, लाइफ कैसे डेवलप हुई अर्थ पे, कैसे ओरिजिन, कैसे उत्पत्ति हुई जी जीवन की अर्थ पे, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्या पता चलेगा जी, इससे जी सोलर विंड और जो फ्लेयर होते हैं जी, सोलर विंड एक फ्लो ऑफ आयनाइज्ड गैस का फ्लो होता है जी सन से जो निकलता है, इसकी स्टडी हो सकेगी जी अच्छे से। नेक्स्ट क्या हो सकेगा जी, नेक्स्ट जी सोलर विंड से जो डिस्टर्बेंस होते हैं, सोलर विंड की वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है जी, उस पर जो डिस्ट्रक्शन होती है उसके बारे में भी पता चल चुकेगा। और जो स्पेस वेदर हो जाता है जी, स्पेस वेदर का मतलब है जी अर्थ के स्पेस में जो मौसम है जी उसके बारे में पता चल सकेगा इसके बारे में, स्पेस वेदर के रिगार्डिंग। और जो सैटेलाइट पे इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे मान लो जी अर्थ पे हम सैटेलाइट भेजते हैं, जैसे बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हुए हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और बाकी के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इन पे सोलर विंड से क्या इफेक्ट पड़ता है और जो स्पेस वेदर है जी इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है सैटेलाइट पे, तो ये सारी जानकारी हम इससे कलेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या होगा जी, सेफ्टी और प्रिपेयर्डनेस। इससे क्या है जी, जो सोलर विंड से स्पेस इन्वायरमेंट में जो सोलर विंड आ रही होती है ना, सोलर से, सन से, उसके बारे में हमें डिटेल पता चल सकेंगी, मतलब जानकारी मिलेगी। इससे स्पेस इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसकी वजह से। तो यही था जी इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी असम अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक देखने को मिला जी, भूकंप देखने को मिला असम में, जिसका रिकॉर्ड रिक्टर स्केल पे रिकॉर्ड किया गया 6.4 मैग्नीट्यूड। रिक्टर स्केल से जी अर्थ का मैग्नीट्यूड मेज़र किया जाता है, मापा जाता है रिक्टर स्केल। और एक होता है जी, एक होता है मर्केल स्केल। मर्केल स्केल पे जी इंटेंसिटी मापी जाती है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। तो मर्केल स्केल से जी क्या नापा जाता है, ये जी मर्केली स्केल, इससे क्या मापा जाता है, मेजर किया जाता है इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। और रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया जी। इसका एपीसेंटर कहाँ पे था जी, एपीसेंटर क्या होता है, देखो जी ये अर्थ है अपनी, अर्थ मान लो, ये अर्थ के यहाँ से मान लो
निकला जी अर्थ, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हुई जी अर्थ में, नीचे नीचे हुई है जी अर्थक्वेक, निकला यहाँ से अर्थक्वेक। अर्थक्वेक है जी एक वाइब्रेशन है, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है ना, ऐसे ही ये मान लो अर्थक्वेक, अर्थ वाइब्रेट हो रही है, समझे, अर्थ वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेशन और ऑफ अर्थ या शेकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का हिलना ही अर्थक्वेक है, भूकंप कहलाता है। आपने महसूस भी किया होगा जी जब भूकंप आता है अर्थ हिलती है। तो मान लो जी भूकंप यहाँ से निकला है अर्थक्वेक, तो ये हो गया जी फोकस अर्थक्वेक का, भूकंप का फोकस कहाँ हो गया, अर्थ के अंदर, जहाँ से ओरिजन हुआ है, जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजन हुआ है वो फोकस हो गया, या फोकस को बोल सकते हो जी हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर। और जो पॉइंट इसके अबव है, वर्टिकली अबव द फोकस, वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब जो फोकस के बिल्कुल हम वर्टिकली लाइन खींचें और अर्थ सरफेस पे आ जाएं जी, हम पृथ्वी की सतह पे आ जाएं और इस पॉइंट को देखें, बिल्कुल जहाँ पे फोकस, जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ था और उसके अबव पॉइंट है, इसको बोलते हैं एपी सेंटर, इसको बोलते हैं जी एपी सेंटर। ये एपी सेंटर और ये हाइपोसेंटर या फोकस बोल सकते हो। तो इसका एपी सेंटर कहाँ पे था जी, इसका एपी सेंटर असम में था जी, कौपिली फॉल्ट के पास। कौपिली फॉल्ट ये पास है जी हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के पास। देखो जी ये मैप देखो आप, फॉल्ट का मतलब होता है जी कमी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट का मतलब है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब है जी दरार, दरार दरार पड़ जाती है जी रॉक्स में, चट्टानों में, जैसे ये चट्टान है जी इसमें बीच में दरार पड़ गई, इसे बोलेंगे फॉल्ट। ये फॉल्ट कहाँ पे जी, असम में। मेन बाउंड्री थ्रस्ट है यहाँ पे और मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये फॉल्ट हैं जी, ये भी इन्हीं के पास है, ये कौफिली फॉल्ट, ये असम में जी। ये बहुत सारे फॉल्ट हैं, आप एक बार पॉज करके देखो इनको। ये असम वैली है, यहाँ पे मिकिर हिल्स है जी, ये ब्रह्मपुत्र फॉल्ट है, ये ओधम फॉल्ट, ये दुधोई फॉल्ट, सामिन फॉल्ट, दाफसी फॉल्ट, शिलोंग प्लेट्यू के पास धोकी फॉल्ट। तो ये सारे फॉल्ट एक बार आप नज़र मान लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम में। इसमें जी जो एरिया है ये सिस्मिकली वेरी एक्टिव एरिया है और जोन 5 में आता है जी। देखो जी हमारी कंट्री में ने जोन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये एक संस्था है जी, इसने जोन 2, 3, 4 और 5 में बांटे हुए हैं अर्थक्वेक के जोन। मतलब जोन 2 है जी, उसमें बहुत कम इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही कम खतरा है, बहुत ही कम डेंजर है जो इस एरिया में आते हैं। जोन 5 में आते हैं उनको बहुत ज़्यादा सीवियर अर्थक्वेक आ सकता है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप सोच रहे होंगे जोन 1 क्यों नहीं है, जोन 1 नहीं है जी हमारी कंट्री में, बहुत ही कम, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही मिनिमम रेयर चांस है उसमें आते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में BIS ने जी जोन 1 और 2 को एक साथ मिला दिया और उसे जोन 2 बोलते हैं, समझे। तो जोन 2 से शुरू होते हैं हमारी कंट्री में। ये कहाँ पे आया जी, यहाँ पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जी आपस में कॉलिजन होता मिलती हैं। जो ये है ना, ये इंडियन प्लेट है जी और उधर आगे एक यूरेशियन प्लेट है जी, ये दोनों आपस में टकराती हैं जी, ये टेक्टोनिकल प्लेट हैं जी। देखो जी प्लेट वगैरह क्या होती हैं, ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इनके बारे में डिटेल से हम अलग से लेक्चर लेंगे जी अर्थक्वेक पे। आज ही शायद आज ही आ जाएगा लेक्चर, उसे देखिएगा आप, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जितना हमारा प्रीलिम और मेंस के लिए ज़रूरत है, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे सारा। ये फॉल्ट वॉल्ट क्या होते हैं जी, रिवर्स फॉल्ट, ये नॉर्मल फॉल्ट क्या होते हैं, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझे। तो ये हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है जी, इसको मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी बोलते हैं जी, हिमालयज में पाया जाता है, हिमालय की पहाड़ी में। ये इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है जी, उसकी बाउंड्री पे होता है जी ये फॉल्ट। फॉल्ट हमने जान लिया जी क्या होता है, फॉल्ट एक फ्रैक्चर ही होता है जी, दरार पड़ जाती है रॉक चट्टानों में। अब इसकी ज़रूरत क्या है जी, नीड ऑफ द हावर, मतलब अभी ज़रूरत क्या है। देखो जी ऐसे स्टेप लिए जाएँ, जो नॉर्थ ईस्ट में ये जोन है इसका एक मैप तैयार किया जाए, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा खतरा है, और अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर्डनेस की जाए ताकि लोगों को अर्थक्वेक के नुकसान से बचाया जा सके। बैकग्राउंड क्या है जी, बैकग्राउंड में ये है, इससे पहले भी एक भयानक अर्थक्वेक आया था जी असम में 1950 में, एक अर्थक्वेक आया था, असम और तिब्बत अर्थक्वेक बोलते हैं जी उसे। ये आया था इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस डे पे ही आया था जी 15 अगस्त 1950 में। तो इसने बहुत नुकसान किया था अर्थक्वेक की वजह से असम में। तो हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में अर्थक्वेक आए, मतलब अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग बनाई जाए यहाँ पे, और मैपिंग की जाए जी, मैपिंग तैयार की जाए कहाँ पे ज़्यादा खतरा है, तो वहाँ पे ऐसे रोड वगैरह बिल्डिंग वगैरह कम बनाई जाएँ, या बिल्डिंग बनाई जाए जी, रोड मतलब वहाँ पे हाउस वगैरह बनाए जाएँ तो कच्चे ऐसे बनाए जाए जी, बांस वगैरह से, वहाँ पे बांस वगैरह से मकान बनते हैं ना, ताकि वहाँ पे मान लो अर्थक्वेक आए भी, गिर जाए तो लोगों को नुकसान ना हो ज़्यादा। तो ऐसे कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है जी। अब क्वेश्चन करेंगे जी, आज के यही थे टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 का ये एक्ट है जी, ये बताना है जी ये कौन कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन के को फॉलो करता है, ये बताना है आपको। पहली है जी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, क्या ये इसको फॉलो करता है, इसमें जो ह्यूमन राइट मानव अधिकार दिए गए हैं तो इसको देखते हुए ये एक्ट बनाया था क्या कानून। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट,
एक है जी योग्यकर्ता प्रिंसिपल। आपको बताना जी किस किस के देखते हुए ये एक्ट बनाया था 2019 में हमारे इंडिया मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने। आपके ऑप्शन है जी 1 2 1 ओनली 1 3 1 2 3। देखो जी तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तीनों को देखते हुए बनाया था, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो जी इस तरह के टाइप के क्वेश्चन हर बार यूपीएससी पूछता है। फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा था इस साल 2020 में पूछा था प्री में, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट ये बताना जी ये वाखान नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। देखो जी नेशनल पार्क अधिकतर वही पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं, और ये अभी आपको पता होगा जी न्यूज़ में इन तीन चारों कंट्री में से कौन ज़्यादा है, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या कंबोडिया। देखो जी ईरान और अफगानिस्तान है। ईरान किसकी वजह से है? ईरान तो है जी इसकी वजह से जो उसकी न्यूक्लियर डील पॉलिसी है, जो ईरान डील है जी, ईरान पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी, उसकी वजह से। और अफगानिस्तान जी इसलिए क्योंकि छोड़ के जा रहा है यूएस जी, उसकी ट्रुप छोड़ के जाएगी सितंबर में, 11 सितंबर में इसके नाटो के फोर्सेज और अमेरिका की फोर्सेज छोड़ के चली जाएगी अफगानिस्तान को। तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है जी, आंसर है बी, अफगानिस्तान में लोकेटेड है जी वाखान नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट आपको बताना जी, हमने करंट अफेयर में पढ़ा था काफ़ी दिन पहले, ये थवेट्स ग्लेशियर या डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ पे ये बताना आपको, साउथ अमेरिका, आइसलैंड, स्वालबार्ड या अंटार्कटिका। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी आंसर है, आपको याद था डूम्सडे ग्लेशियर और थवेट्स ग्लेशियर। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट बताना आपको रेमडेसिविर, ये एक दवाई है जी, कोरोना के लिए यूज होती है, मैंने बता ही दिया जी एक स्टेटमेंट। तो आपको बताना जी क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, स्टेटमेंट दी हो जी। रेमडेसिविर एक इंजेक्टेबल एंटीवायरल डिसीज है, मतलब इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और ये वायरस को किल कर देती है जी, मार देती है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है जी ये सारस जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके लिए ट्रीट करने के लिए यूज होती है क्या, कोरोना वायरस के लिए यूज होती है क्या ये। नेक्स्ट है जी ये अर्ली स्टेज में दी जाती है, जब मान लो जैसे अभी किसी को वायरस इंटर किया किसी की बॉडी में तो अर्ली स्टेज पे दी जाती है जब उसको सिम्टम बहुत कम है, क्योंकि अगर लेटर स्टेज पे दी जाए तो इसके बहुत ही कम यूज है, रेमडेसिविर फिर काम नहीं करेगी। आपको बताना जी कौन सी करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी मतलब पहली दूसरी तीसरी या ओनली 2 या 1 2 3। देखो जी पहली बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वायरस को किल नहीं करती, मारती नहीं है, बल्कि वायरस को रेप्लिकेट होने से प्रिवेंट करती है, मतलब रेप्लिकेट नहीं होने देती। जैसे वायरस बॉडी में अंदर जाएगा 1 से 2 बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेंगे जी इनके, तो इसको मल्टीप्लीकेशन को रोकती है, रेप्लिकेट होने से रोकती है, वायरस को मारती नहीं है वायरस को रेमडेसिविर, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी के दो सही हैं जी। ये अर्ली स्टेज पे दिया जाता है जब बीमार होता है पेशेंट, हॉस्पिटल में लाया जाता है अर्ली स्टेज पे, लेकिन लेटर स्टेज पे इसके कोई इफेक्ट नहीं है, जब ज़्यादा बीमार हो जाता है पेशेंट तब कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ज़्यादा। तो हमारे 2 और 3 बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी न्यूट्रिनो, बहुत बार न्यूज़ में रहे हैं इस साल, क्वेश्चन आ सकता है नो डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। न्यूट्रिनो को रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट बताना है। दे कैन बी वीपनाइज, इनसे जी वीपन बनाए जा सकते हैं, हथियार बनाए जा सकते हैं क्या न्यूट्रिनो से। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट टॉलरेट एक्सपोजर टू न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो को जी ह्यूमन बॉडी क्या जी टॉलरेट नहीं कर सकती, सह नहीं सकती, अगर न्यूट्रिनो के सामने आ जाए ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है क्या। दे आर कंप्लीटली मासलेस, इनमें कोई मास नहीं होता जी, भार नहीं होता, जैसा आपकी बॉडी में होगा ना जब 5-7 किलो के होंगे आपकी बॉडी में, तो इनमें कोई भार नहीं होता जी न्यूट्रिनो में। तो आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, 1 2 करेक्ट है, 2 1 करेक्ट है, 1 3 या नन ऑफ द अबव, कोई सा करेक्ट नहीं है। जी हाँ जी इसका डी करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव कोई सा करेक्ट नहीं है। क्यों, देखो जी इनसे कोई हथियार नहीं बनाए जा सकते, ये एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जी, बहुत स्मॉल ऐसे पार्टिकल होते हैं, आप देख भी नहीं सकते नंगी आंखों से, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है जी इनको माइक्रोस्कोप से। ये ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकती है जी, हमारे पर सेकंड में 1 सेकंड में पता नहीं जी लाखों मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो हमारी बॉडी से निकल रहे होते हैं, हमारी बॉडी से पास हो सकते हैं जी न्यूट्रिनो, इतने छोटे होते हैं जी। हाँ अभी नई स्टडी में ये देखा गया नहीं, इसमें कुछ मास होता है जी, ये कम्प्लीटली मास लेस नहीं होते, मतलब मास के रहित नहीं होते, इनमें कुछ थोड़ा बहुत मास होता है जी, और ये न्यूट्रल होते हैं जी। न्यूट्रल कैसे जी, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता जी, जैसे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता ऐसे ही न्यूट्रिनोज पे कोई चार्ज नहीं होता, और एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक तरह से वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जी। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे जी, हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन, मतलब 5 साल में 3-4 बार ये पूछा है ये क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल वेव्स के रिगार्डिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है जी, ग्रेविटेशनल वेव्स के रिगार्डिंग। तो आपको इसके स्टेटमेंट बतानी है जी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रेविटेशनल जो वेव्स होती हैं जी, गुरुत्वाकर्षण जो लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं, उनके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जी वेव्स कैन पास थ्रू एनी इंटरवीनिंग मैटर विदाउट बीइंग स्टैक्ड सिग्निफिकेंटली, ये जी किसी भी मैटर से पास हो सकती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स किसी भी मैटर से पास हो सकती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। नेक्स्ट कर रही है, इन्हें अगर 2 ब्लैक होल मर्ज करेंगे जी, आपस में मिलेंगे, मर्ज का मतलब मिलना,
तो इन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ से निकल रही हैं। ऑल मूवमेंट ऑफ मैटर इन द स्पेस क्रिएटेड ग्रेविटेशनल वेव्स, सारे मैटर होते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है जी, ग्रह है, प्लैनेट है कोई भी, या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, वो ग्रेविटेशनल वेव्स उनसे निकलती हैं जी स्पेस में, और इनको आसानी से सैटेलाइट से जी इजीली नोटिस किया जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है इन्हें। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा या टू ओनली। देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता, तो बहुत हार्डली इन्हें नोटिस किया जाता है। अगर आसानी से देखा जा सकता तो कितने सालों में जी ब्लैक होल में अभी ग्रेविटेशनल वेव्स नोटिस की साइंटिस्ट ने कुछ समय पहले, कि ब्लैक होल से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। तो ये बिल्कुल सही है जी, मर्जर होने से ब्लैक होल से वेव निकलेंगी और ये किसी भी मैटर से निकल सकती हैं। मैटर का मतलब ऐसा होता है जी, मैटर कोई भी पदार्थ, ऐसे मैटर है जी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और जिसे टच करके देखा जा सके। जैसे चेयर भी एक मैटर है जी, आप एक मैटर हो आदमी, पेन भी एक मैटर है जी, उसमें बाहर भी है, टच करके देखा जा सकता है। तो इसके 1 2 आंसर करेक्ट हो जाएंगे जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी एडा, जो ये मतलब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट, ये किसका मतलब मिशन है जी, ये बताना आपको। एडा जॉइंट रिसर्च मिशन है नासा और ईएसए का। ईएसए जी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसका जॉइंट रिसर्च मिशन है क्या ये एडा। इसकी जो टारगेट है ये जी, जो एस्टेरॉयड होते हैं, एस्टेरॉयड उन्हें डाइवर्ट करना है, मतलब अगर मान लो अर्थ की तरफ आ रहे हैं वो, तो उन्हें मोड़ देना, अर्थ से दूर कर देना है। कैसे? उनके सरफेस पे जी कुछ स्पेस क्राफ्ट वगैरह क्रश करके, मतलब स्पेस क्राफ्ट होते हैं जी, जैसे कुछ हेलीकॉप्टर या कुछ भी भेजा जी, कुछ सेटेलाइट वगैरह, उनको क्रैश कर देंगे, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देंगे, ताकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, अर्थ की तरफ ना आए। तो ये किया जाएगा क्या इसमें? आपको बताना जी 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, दोनों करेक्ट या दोनों गलत। देखो जी दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा। ईएसए और नासा का मिशन है ये। नेक्स्ट बताना जी, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट का मतलब जो वैज्ञानिक जाते हैं ना स्पेस में, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। तो ये जो एस्ट्रोनॉट है जी, ये जो स्पेस सूट पहनते हैं जी, कुछ आपको देखा होगा ना कभी, स्पेस सूट पहन के जाते हैं ये, मतलब कुछ जैकेट वगैरह ऐसी होती है जी जिसमें सारा कुछ लगा होता है, ऑक्सीजन वगैरह उसी से लेते हैं। तो ये अगर मान लो मून पे जाएं या आउटर स्पेस में जाएं, तो ये स्पेस सूट क्यों पहनते हैं, किसके कारण? क्योंकि जी स्पेस में लैक ऑफ एयर प्रेशर होता है, मतलब एयर प्रेशर बहुत ही कम होता है स्पेस में, इसलिए पहनते हैं। वहाँ पे बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता है इन रीजन में, इसलिए पहनते हैं। डेंजरस रेडिएशन निकल रही होती है जी, खतरनाक रेडिएशन, अगर मान लो ये स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो जल जाएंगे ये। तो आपको बताना जी कौन से, 1 2 1 2 3, 2 3 या 1। देखो जी ऑल ऑफ द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एयर प्रेशर देखो जी एटमॉस्फेयर तक ही एयर है, मोस्टली एयर प्रेशर होता है जी टॉपोस्फेयर तक, जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ना टॉपोस्फेयर, मतलब 15 किलोमीटर तक। उसके बाद टॉप स्ट्रेटोस्फेयर होता है जी, उसके बाद होता है मीजोस्फेयर, उसके बाद हो जाता है जी एक्जोस्फेयर या थर्मोस्फेयर भी बोल सकते हो आप, या आइनोस्फेयर भी इसका पार्ट है, आइनोस्फेयर। तो ये 640 तक है लगभग, थोड़ा बहुत एयर प्रेशर होता है जी यहाँ तक, इसके ऊपर एयर प्रेशर बहुत ही कम होता है जी, बहुत ही नेग्लिजिबल। तो ये इसलिए पहनते हैं जी स्पेस सूट, और टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है और डेंजरस रेडिएशन से बचने के लिए। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना आपको, ये हमने कल के अपने करंट अफेयर में किया था, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये बताना जी निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री नहीं है, नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसका कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। बताओ जी कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? डी आंसर करेक्ट है जी, यूएसए पार्ट नहीं है। ये 3 कंट्री ने मिलकर चलाया जी, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके जी, चाइना के जो प्रोडक्ट इनकी मार्केट में उनको काउंटर करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है, कल पढ़ा था हमने डिटेल में। तो आज के इतने टॉपिक थे जी, आज का लेक्चर खत्म।